Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल था वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स था। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमने 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिए हैं, एक वाटर जो इनऑर्गेनिक है और एक कार्बोहाइड्रेट्स जो ऑर्गेनिक है। उसके बाद अब 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने और डिस्कस करने हैं। एक लिपिड्स की कैटेगरी है, एक प्रोटीन्स की कैटेगरी और एक न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी है। बेसिकली जब हम बात करते हैं बाकी 3 कैटेगरी की जो ऑर्गेनिक हैं लिपिड्स के अलावा, उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल है? हमारे पास प्रोटीन्स हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अच्छा, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो इनकी कंपोजिशन है, यानी इनकी अगर थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो जो अमाइनो एसिड है वो सिर्फ जो प्रोटीन वो सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने। यानी आप ये समझ लें कि इन तीनों क्लासेस के अंदर जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन के अमाइनो एसिड, कार्ब्स के मोनोसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिपिड्स की, तो लिपिड्स के अंदर कोई इस तरह की स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एक ही किस्म के यूनिट आपस में मिल रहे हैं, बल्कि लिपिड्स के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं। तो इस वजह से जब डिफरेंट चीज़ें आपस में मिल रही हों तो जो मिक्सचर बनता है उसे हेट्रोजीनियस कहा जाता है। तो जब हम इस लिपिड्स को डिफाइन करते हैं, दे आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। लेकिन एक हमारे पास कंपोनेंट ऐसा है वो तकरीबन सारी लिपिड की क्लासेस में होता है, जिसका नाम है फैटी एसिड। तकरीबन सारी मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक क्लास ऐसी भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका नाम है टर्पेनॉइड्स। वो नॉन फैटी एसिड क्लास है, उसमें फैटी एसिड नहीं होता, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चूंकि लिपिड्स की तरह है, इस वजह से उसको लिपिड में ऐड किया गया है। तो हमारे पास तकरीबन बाकी जितनी भी क्लासेस हम लिपिड्स की डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे ये कंपोनेंट लाजमी है। इसके अलावा बाकी हर लिपिड की क्लास में डिफरेंट कंपोनेंट आपस में मिल रहे होंगे, इस वजह से ये बाकी क्लासेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस वजह से जब इसको डिफाइन किया गया है तो दे आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। तो ये हमारे पास ऐसा कंपाउंड का ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल है, यानी एक मिक्सचर का काम कर रहा है, और इस मिक्सचर के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? फैटी एसिड्स हैं। अब फैटी एसिड्स क्या हैं? व्हाट आर फैटी एसिड्स? तो इसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। तो बेसिकली जब हम फैटी एसिड को डिफाइन करते हैं, दे आर द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं, लेकिन ये ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो किस में पाए जाते हैं? फैट्स और ऑयल में पाए जाते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, और हाइड्रोकार्बन की चेन के एंड पर, टर्मिनल का मतलब है एंड पर, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो 2 कंपोनेंट मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो इस वजह से इनका जनरल फार्मूला है R, हाइड्रोकार्बन की चेन और उसके एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैट्स और ऑयल में एज ए एस्टर्स पाए जाएं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जितने भी फैटी एसिड हैं वो यूजुअली फैट्स और ऑयल में एस्टर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहा जाता है। अच्छा, इनकी 2 प्रॉपर्टी और भी हैं। जितने भी हमारे पास ऑयल एंड फैटी एसिड के अंदर, जितने भी फैटी एसिड ऑयल और फैट्स के अंदर डिस्कवर हुए हैं, उनकी 2 प्रॉपर्टी और भी हैं। पहली प्रॉपर्टी, उनमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी, 2 से लेके 30 तक कार्बन होते हैं, 2 to 30 कार्बन होते हैं। तो ये तकरीबन जो फैट्स और ऑयल में फैटी एसिड डिस्कवर हुए हैं उनमें ये दो पॉइंट नज़र आए हैं। तो बहरहाल फैटी एसिड को आपने डिफाइन करना है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वो मेंबर हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उनके एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH लगा होता है, और वो यूजुअली फैट्स और ऑयल में पाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फैटी एसिड्स। तो आप ये कह सकते हैं जितने भी फैटी एसिड हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो फैटी एसिड हैं। नहीं,
तो चंद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड कहलाते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, चूंकि हमारे पास जो फैटी एसिड है लिपिड्स है पानी में इनसॉल्युबल हैं, फिर अगर हमने इनको सॉल्युबल करना हो तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हैं, जैसे बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब ये एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जितने भी हमारे पास फैटी एसिड या लिपिड्स हैं वो किस में हल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आ गया है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड्स के चंद फंक्शन लिखें। पहला फंक्शन है स्ट्रक्चरल रोल। अच्छा, ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, सेल के अंदर हमेशा वो चीज़ें स्ट्रक्चर्स बनाएंगी जो पानी में इनसॉल्युबल होती हैं, जैसे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको पता है साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में पानी है। तो हमेशा सेल, अगर सपोज न्यूक्लियस ऐसे मटेरियल से मिलकर बना होता जो पानी में हल हो जाता, तो ये डिजोल्व पानी में होकर सोल्यूशन बना देता, तो कभी भी न्यूक्लियस अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन ना कर पाता। पहला पॉइंट, यानी हमेशा सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाने का काम, मेम्ब्रेन बनाने का काम वो कंपाउंड करता है जो पानी में इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, और पानी में कौन सी चीज़ सॉल्युबल होती है, जो पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन रखती है, पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन रखती है। तो जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स तो हैं ही हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। हाइड्रोफोबिक का मतलब है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक का मतलब होता है नफरत करना, हेट, यानी वाटर हेटिंग कंपाउंड, ये पानी से नफरत करते हैं। तो जब पानी के साथ ये अट्रैक्शन ही नहीं रखते तो ये पानी में हल ही नहीं होते, और चूंकि ये पानी में हल नहीं होते इस वजह से जितनी भी मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर हैं, ऑर्गेनेल्स के अंदर हैं, वो लिपिड्स बनाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है सो दे आर द कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो ये मेम्ब्रेन के लाजमी जुज़्व होते हैं। उसके बाद लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा CH बॉन्ड होते हैं, और जो कोई भी कंपाउंड जिसमें CH बॉन्ड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, क्योंकि हमने कहा था कि CH बॉन्ड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर सेलुलर एक्टिविटी। तो लिपिड्स चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें CH बॉन्ड होते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं लिपिड आल्सो स्टोर। लेकिन लिपिड के अंदर हाई एनर्जी स्टोर हो, और एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर एक लिपिड ले, एक कार्बोहाइड्रेट, और दोनों के अंदर कार्बन की तादाद बराबर हो, तो लिपिड वाले कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती। कैसे? अच्छा, इस चीज को समझने से पहले आपको दोनों की बायोकेमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है और लिपिड्स बेसिकली क्या है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की केमिकल कंपोजिशन, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक ऐसी क्लास कार्बोहाइड्रेट के लिए जो क्या है, एल्डिहाइड है, नंबर 1। और दूसरी चीज अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड का फार्मूला क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH लगा है, एक तरफ R लगा है, यानी RCOOH। उसके बाद अगर हम R के अंदर R के हाइड्रोकार्बन की चेन दोनों में बराबर बराबर कार्बन ले लें, 5-5 में कार्बन ले लेता हूं, ठीक हो गया। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो दे आर नॉट प्योर एल्डिहाइड, ये प्योर एल्डिहाइड नहीं है, बल्कि हमने कहा था दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जब हमने ड्रा किया था कार्बोहाइड्रेट, उस वक्त बात डिस्कस की थी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें एक कार्बन के अलावा हर कार्बन के साथ OH लगा है। तो इस बेसिक बायोकेमिस्ट्री जो कार्बोहाइड्रेट की उसका आपको पता होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड वो प्योर एल्डिहाइड नहीं है, बल्कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब आप इसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4 आपने बॉन्ड पूरे करने हैं, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा। लेकिन जब हम फैटी एसिड की बात करते हैं, फैटी एसिड में कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है। फैटी एसिड में जस्ट क्या है, दोनों R है और COOH है, तो इसका मतलब है R के साथ
हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं अटैच करना, क्योंकि फैटी एसिड में इस चीज़ की कोई शर्त नहीं है। तो इस वजह से इसके साथ हम H लगा देते हैं, इसके साथ भी H लगाएंगे, इसके साथ भी H लगाएंगे, इसके साथ भी H लगाएंगे, इसके साथ भी H लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का मॉलिक्यूल दोनों को कंपेयर करें, हमने कहा जो CH बॉन्ड जिसके पास ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा। अब दोनों के अंदर हम CH बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है। तो अगर आप देखें कि 6 के मुकाबले में 11, 6 के मुकाबले में 11, तो ऑलमोस्ट क्या होता है, डबल। तो हम कह सकते हैं लिपिड के अंदर डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो यही बात लिखी हुई है, लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर CH बॉन्ड कम क्यों है? क्योंकि CH बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया COH ने, यानी आप कह सकते हैं CH बॉन्ड को रिप्लेस किसने कर दिया, CO बॉन्ड ने। CO, चूंकि कार्बोहाइड्रेट में CO बॉन्ड भी है और फैटी एसिड में CO बॉन्ड नहीं है, इस वजह से इसके पास कौन से बॉन्ड है, CH बॉन्ड। तो बुक में जो बात लिखी हुई है कि हमारे पास लिपिड के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर क्यों होती है एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसकी क्या रीजन है? बिकॉज लिपिड के अंदर दे हैव हाई प्रपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड एंड लो प्रपोर्शन ऑफ CO बॉन्ड। तो ये बात ठीक है, तो आपको यहां से नजर भी आ रहा होगा, लिपिड में CO का पोर्शन कम है, लिपिड में CH का पोर्शन ज्यादा है, और CH का पोर्शन जितना ज्यादा कंपाउंड में होता जाएगा उसमें एनर्जी भी ज्यादा स्टोर होती जाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चरल रोल एक फंक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन के 3 पॉइंट हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। पहला है इंसुलेशन। इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें से एनर्जी पास नहीं कर सकती, जैसे हमारी स्किन के नीचे भी, जैसे ये स्किन है तो स्किन के नीचे भी फैट्स की एक लेयर मौजूद है। तो ये लेयर क्या करती है, बाहर की ना तो ठंड को अंदर जाने देती है, ना बाहर की हीट को अंदर जाने देती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है बहुत ही ज़्यादा जब चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर के लिहाज से। तो ये इंसुलेटर का काम कर रही होती है और हीट और कोल्ड से हमारी हिफाजत करती है, हमारी क्या बल्कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑलमोस्ट हिफाजत करती है। उसके बाद जो लिपिड है वो वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे वैक्सीज जो हमारी कॉमन लाइफ के अंदर वैक्सीज की सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोमबत्ती। तो मोम टोटली किससे बना होता है, वैक्स से बना होता है, वैक्स से बना होता है। तो अगर आप कहीं पानी लीक हो रहा हो किसी बर्तन से तो वहाँ मोम लगा दें तो वो पानी लीक होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पानी, वैक्सीज के अंदर सलाहियत है कि वो पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो ऑर्गेनिज्म में वैक्सीज पाई कहाँ जाती है, 2 एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट और क्यूटिन। अब एक्सोस्केलेटन से क्या मुराद है, इंसेक्ट का जो स्केलेटन है वो बॉडी से बाहर होता है और स्केलेटन का फंक्शन क्या, बॉडी को सपोर्ट देना, बॉडी की मूवमेंट करना, बॉडी को शेप देना, ये सारे फंक्शन हैं। लेकिन हमारा जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर है, इस वजह से हमारा स्केलेटन एंडोस्केलेटन कहलाता है। अब इंसेक्ट के अंदर जो स्केलेटन है वो 2 काम और भी करता है जो हमारे स्केलेटन में नहीं है। एक कि ये बॉडी को कवर करता है, नंबर 1, और इस बॉडी की कवरिंग की वजह से पानी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, पहला काम। दूसरा काम, इसी वजह से चूंकि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा वैक्सीज की लेयर होती है, इनके एक्सोस्केलेटन में वैक्सीज ज्यादा है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। जो इंसेक्ट हैं ये बहुत ज्यादा, हम अगर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में रहना शुरू करें हमारी स्किन से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड के अलावा नहीं हमारी सेल ऊपर के खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चूंकि इनके सरफेस के ऊपर वैक्सीज की लेयर होती है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा ड्राई कंडीशन में भी इजीली रह सकते हैं, जहां पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा, गर्मी हो, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो। और दूसरा आपने देखा होगा अक्सर जितने भी इंसेक्ट हैं वो बड़े खूबसूरत से, उनके ऊपर एक चमक सी होती है।
तो ये चमक भी किसकी वजह से, यानी आप कह सकते हैं इनके एक्सोस्केलेटन के ऊपर जो वैक्सीज की लेयर है ये इंसेक्ट को खूबसूरत भी बनाती है। तो बहरहाल हमने यहाँ फंक्शन डिस्कस करना है वाटर लॉस के हवाले से कि वैक्सीज की जो लेयर है इंसेक्ट के ऊपर वो पानी को उड़ने नहीं देती फ्रॉम द बॉडी। इसी तरह क्यूटिन क्या है? क्यूटिन बेसिकली हमारे पास अगर बात करें जैसे एक लीव्स हैं, तो लीव्स में सबसे बाहर जो सेल होते हैं वो एपिडर्मस के सेल कहलाते हैं, एपिडर्मस के सेल कहलाते हैं। और इन एपिडर्मस सेल्स के ऊपर एक काफ़ी सारे कंपाउंड्स की मिक्सचर मौजूद है और एक लेयर बनाता है वो मिक्सचर जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। और इस क्यूटिकल का एक कंपोनेंट जो इस क्यूटिकल को बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है इसको क्यूटिन कहा जाता है। तो क्यूटिन बेसिकली वैक्सीज की बनी हुई एक लेयर है जो किसका कंपोनेंट है? क्यूटिकल का कंपोनेंट। और ये मौजूद कहाँ होती है? लीव्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, सीड के ऊपर। और इन सारे स्ट्रक्चर से पानी को बाहर निकलने नहीं देती, यानी इनको डिहाइड्रेट नहीं होने देती। इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं। तो वैक्सीज वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पे काम कर रही हैं और ये कहाँ होती हैं? एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट में होती हैं। और क्यूटिन जो क्यूटिकल के ऊपर होती है, और क्यूटिकल बेसिकली एपिडर्मस के ऊपर होती है, लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स के अंदर। और ये वहाँ क्या करती है? प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, और पानी से इसको महफूज रखती है। उसके बाद प्रिवेंट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज। एब्रेसिव डैमेज कोई भी ऐसा डैमेज जो फ्रिक्शन की वजह से हो वो एब्रेसिव डैमेज कहलाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हो। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था वाटर की इंपॉर्टेंस के अंदर, हमारी जो स्किन है रफ है, जब ये आपस में मूव करती है एक दूसरे के ऊपर तो रगड़ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन वो हमारी सरफेस को डैमेज कर देती है अगर मुसलसल ये काम होता रहे। लेकिन अगर दरमियान में कोई ऑयली चीज़ लगा दें तो फिर क्या फ्रिक्शन कम हो जाएगी और डैमेज कम होगा। तो इसी तरह जब पत्ते आपस में टकराते हैं, या पत्तों के ऊपर से हवा गुजरती है, या पत्तों के ऊपर से पानी गुजरता है, या कोई और चीज़ गुजरती है, तो फ्रिक्शन की वजह से पत्तों की सरफेस ख़राब हो सकती है। तो पत्तों के ऊपर जो वैक्सीज की लेयर है वो उस फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करती है और फ्रिक्शन की वजह से जो डैमेज होना होता है उसे प्रिवेंट करती है। तो प्रिवेंट फ्रॉम द एब्रेसिव डैमेज। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड हैं, 6 क्लासेज हैं, इसाइल, ग्लिसरॉल, वैक्सीज, फास्फोलिपिड, टर्पिनॉइड। ये मैंने जो ब्लू कलर में लिखे हैं ये इस वजह से लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इनकी एक्सप्लेनेशन बुक में मौजूद है, लेकिन जो बाकी हैं स्फिंगोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड इनकी एक्सप्लेनेशन बुक में मौजूद नहीं है। तो ये 4 क्लासेज हमने डिस्कस करनी है। इसाइल ग्लिसरॉल है, वैक्सीज है, फास्फोलिपिड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं। और टर्पिनॉइड्स में 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, स्टीरॉइड्स जो हमारे काफ़ी सारे हार्मोन बनाते, कैरोटिनॉइड्स जो प्लांट के पिगमेंट्स हैं जिन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है, तो ये भी टर्पिनॉइड के ग्रुप में शामिल है। तो स्टीरॉइड और कैरोटिनॉइड किस ग्रुप की एग्जांपल है ये पूछा जा सकता है, ये टर्पिनॉइड्स की एग्जांपल है। तो ये 6 क्लासेज हैं, 4 क्लासेज को हमने डिटेल से आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करना है। तो ये हमारा लिपिड्स है और इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें से 2 बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि राइट डाउन द सम फंक्शन ऑफ लिपिड्स। उसमें आपको डिटेल की लिखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने। लेकिन ये वाला जो है कि लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ही, इसको आप कह रहे हैं ये वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये लिपिड का आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसके बाद हम क्लासेस ऑफ लिपिड को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.